हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करते हैं कि गेट की तैयारी किस तरीके से की जाए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गेट 2024, गेट 2025 और गेट 2026 लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जहां पर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है। क्योंकि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है ना कि लगभग सेम एज का क्राउड बैठता है, सेम लेवल का क्राउड बैठता है, बट इस एग्जाम में आपके जो कॉम्पिटिटर होने वाले हैं वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी बैठेगा, फाइनल ईयर का भी बैठेगा, ड्रॉपर भी बैठेगा, 4 साल जॉब वाला भी बैठेगा और कई बार तो टीचर्स भी बैठ जाते हैं। तो देखा आपने कि कितना वेरिएशन इस एग्जाम में। तो इसीलिए आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही वर्सेटाइल कंपटीशन और बहुत ही वर्सेटाइल एग्जाम है। जितना वर्सेटाइल एग्जाम है, जितने ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का स्कोर कार्ड। इस एग्जाम का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है और ये मल्टीपल डोर खोलता है टॉप आईआईटी, एनआईटी और बोल सकते हैं पीएसयूज में, या फिर जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जो बाहर की भी कुछ यूनिवर्सिटीज में इस स्कोर कार्ड से एडमिशन होता है। बाकी गेट एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे पहले भी मैंने एक प्रिपरेशन वीडियो बनाया था 2022-23 के लिए, जिसको तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने देखा है। और इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है और अपने प्रिपरेशन में काफ़ी उनको हेल्प हुई उस वीडियो की वजह से, और बहुत अच्छा रैंक लेके भी आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद लगभग आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ डाउट बच जाए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, अपना कम्युनिकेशन मोड बता दूंगा जहां से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम की कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, कितना टाइम सफिशिएंट है, डेली कितना पढ़ना, हर चीज पे बात करेंगे। आधे घंटे के अंदर सब कुछ, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक नए जोश के साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। और एक और डिस्क्लेमर लगाऊंगा कि इस वीडियो के बाद कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि भाई रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बट हाँ, ये वीडियो काफी हद तक आपको हेल्प कर देगा कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ, कैसी प्लानिंग मेरी होनी चाहिए। और सबकी बात होगी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए भी बात होगी, ड्रॉपर के लिए भी होगी और जॉब के लिए भी होगी। सारे कैटेगरी को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 24, 25, 26 तीनों के लिए सब कुछ काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो देखते हैं गेट का स्केल। एक गेट स्केल बनाया है हम लोगों ने, जहां पे स्टार्ट होता है 100 नंबर का पेपर होता है गेट का, 00 से लगाकर 100 तक का एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब 100 नंबर के इस एग्जाम में अलग अलग नंबर पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। देखो कितना जबरदस्त एग्जाम है। कई बार तो क्या होता है, हमने इससे पहले के जितने एग्जाम सुने थे ना, तो वहां पास और फेल होता है, बट यहां पर अलग अलग मार्क्स लाओगे तो हर एक मार्क्स पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जितनी मेहनत करोगे इस स्केल से आपको क्या होगा, इस स्केल से आपको वैल्यू पता लगेगा कि गेट नंबर में एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है। और गाइस, अभी जो साल चल रहा है ना 24 और 25 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है ये। 2024 वाले में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, 2023 के एंड होते होते बहुत सारे हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वैकेंसी बहुत आने वाली है। पीएसयूज की वैकेंसी अभी भी बहुत ज्यादा आई है। पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएसयू में आई है वो काफी ज्यादा आई है। तो 2024 और 25 में जो तैयारी कर रहे हो वो स्कोर कार्ड बहुत अच्छा कोशिश करिएगा, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो चलिए इस स्कोर को समझते हैं। सबसे पहले तो 0 से शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव आता है कट ऑफ। ये कौन बनेगा करोड़पति ना, केबीसी, उसमें जो पड़ाव होते हैं वैसे ही मैं पड़ाव बनाया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे कट ऑफ तक। तो जनरली कट ऑफ में इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, है ना। किसकी बात कर रहा हूं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ईसी के लिए ऑलरेडी ब्रिज किशोर सर ने बना दिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी जल्दी आ जाएगा। सिर्फ बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EE, अलग अलग ब्रांच के नाम है, EX। ठीक है, तीनों ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो कट ऑफ है वो 25 से लगा के 30 नंबर के आसपास होता है। कई बार हो सकता है 30 से भी, एक आध साल ऐसा रहा होगा कि जहां 30 के भी ऊपर कट ऑफ पहुंच गया, बट जनरली मैं मोटा मोटी मानूं तो 25 से 30 के बीच में कट ऑफ होता है। कट ऑफ का मतलब होता है कि कट ऑफ के बाद आपको एक ठीक ठाक डिसेंट सा स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ से नीचे रहता है, तो उसके पास प्राइवेट कॉलेज में एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी होती है, बट स्टाइफंड नहीं मिलता है। या कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं जहां विदाउट गेट एडमिशन होता है, बट स्टाइफंड नहीं मिलेगा। स्टाइफंड का मतलब है कि हर महीने 12,400 रुपए आपको स्टाइफंड मिलता है।
ठीक है, तो ये वाला जो है बिना स्टाइफंड वाला होता है अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड कट ऑफ के ऊपर का नहीं है तो, बट ठीक है, एमटेक में एडमिशन जरूर हो जाएगा। कट ऑफ के बाद की बात करें, कट ऑफ से लगा के 30-40 नंबर के बीच तक अगर इस जोन में होते हैं तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एमटेक करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ में स्टाइफंड भी मिलेगा क्योंकि आपके पास वैलिड गेट स्कोर के। ठीक है, उसके बाद चले अपन कि 30-40 से लगा के 40-45 के बीच में होते हैं तो आपको थोड़े थोड़े एनआईटीज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। शुरुआत में मैं बोल सकता हूँ 45 से 50 नंबर के आसपास। अब देखो ये हर साल आंकड़े बदलेंगे, है ना, क्योंकि ये मैंने एक एवरेज लिया है। अदरवाइज अगर इजी पेपर बना तो ये मार्किंग थोड़ी सी बढ़ेगी और टफ पेपर बना तो कम हो जाएगी, है ना। तो एक मैंने मोटा मोटी एक एवरेज मार्किंग ले ली है कि तकरीबन 30, 35, 40, 50 तक, 30 से 50 के बीच में कुछ एनआईटी, धीरे धीरे नीचे से लगा के ऊपर तक के एनआईटीज आपको मिलना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बात करें अगर कि यहाँ पे 50 और 60 मतलब 50 से 60 नंबर के बीच में आपको न्यू आईआईटीज मिलना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो 50 और 60 के बीच में अगर आपको नंबर आ जाता है अच्छा खासा और उस टाइम पे पेपर थोड़ा सा अच्छा निकलता है, मतलब टफ निकलता है और रैंक अच्छी है, तो उस टाइम पे आपको ओल्ड आईआईटीज में एडमिशन का मौका मिलता है और साथ में कुछ पीएसयूज के भी नोटिफिकेशन हो सकते हैं। ये पीएसयू हो सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी होते हैं जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गेट के स्कोर कार्ड से इंटरव्यू में बुला लेते हैं डायरेक्टली, है ना, तो वो भी इस वाले रेंज में लाई करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि अगर 60 से ऊपर है और 70, 65, 75 के आसपास है तो वहां पर टॉप पीएसयू मिलने के चांसेस है ना। 65 से 70 के बीच में आप देखेंगे तो यहां पर तकरीबन टॉप पीएसयू मिलने के चांस है। उसके बाद अगर देखें तो 75 से लगाकर 90 के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तकरीबन टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। उस दिन उन्होंने बहुत ही कुछ तुक्के भी लग गए उनके, या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंसी से उन्हें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, तो 5-10 स्टूडेंट 75 से 90 के बीच में भी हो सकते हैं। और अबव 90 के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, कोई फैकल्टी बैठ गया तो अलग बात है, अदरवाइज अगर पेपर ठीक ठाक बहुत ज़्यादा ईजी बन गया तो ही 90 को क्रॉस करता है, अदरवाइज 90 को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आपका गेट स्केल, जहां पे आपको अलग अलग मार्किंग पे अलग अलग चीजें मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब इसको बिल्कुल गांठ मत बांध लेना, क्योंकि देखो इस बार अगर देखें गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखें तो 66 नंबर पे तो टॉप कर गया स्टूडेंट। AIR 1 का जो नंबर था वो 66 था, तो वहां तक ये वाली कहानी तक तो जाने की जरूरत ही नहीं हुई। तो ये मैंने क्या किया है कि एवरेज मार्किंग करी है कि हाँ ठीक ठाक ये जो होता है हर साल पिछले 10-20 सालों का एक सैंपल साइज ले लिया, उसके आसपास एक मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे स्केल ड्रॉ करी है। ठीक है, तो बहुत कुछ आइडिया आ रहा होगा। तो देखो इस स्केल में क्या हो रहा है, एक एक नंबर का कितना वैल्यू है, हर एक पड़ाव आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और भी बेहतर वे में मिलती जाएगी। तो इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि चलो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंस सर समझ में आ गया, स्केल समझ में आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या होता है। अब मैं बताता हूं कि आधी से ज्यादा जनता को तो सिलेबस भी नहीं पता होता है। यकीन मानिए बहुत लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है कि एक्जैक्टली हमारा सिलेबस है क्या, सिलेबस में आएगा क्या। हम कोचिंग चले जाते हैं, फीस भर देते हैं, पहला सब्जेक्ट पढ़ा दिया, बट हमारे पास सिलेबस, डिटेल सिलेबस होता नहीं है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस जानना है। ये मैंने रखा सिलेबस, और यहाँ पे जो मार्किंग दे रखी है ना, ये मार्किंग मैंने कहाँ से कहाँ तक की है, गेट 2016 से लगा के, क्योंकि 16 से लगाकर 2023 के बीच का एवरेज मार्किंग ले लिया है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ले लिया है। 2016 से ही क्यों लिया, क्योंकि 16 के बाद 16 के बाद वर्चुअल केलसी आपके एग्जिस्टेंस में आया। पहले फिजिकल केलसी चलता था, अब वर्चुअल केलसी चलता है। कैलकुलेटर का मतलब, वर्चुअल कैलकुलेटर का मतलब है, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं कि आपको माउस से ही ऑपरेट करना पड़ता है कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में, सिस्टम पे ही। आपको अलग से कैलकुलेटर ले जाना नहीं होता। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हम कॉलेज में यूज करते हैं ना, वो अलाउ नहीं होता है। तो 16 के बाद से अलाउ बंद कर दिया, उसके बाद से इसलिए पेपर का थोड़ा सा लेवल भी डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस वगैरह में चेंज हुआ है। तो इसलिए मैंने सैंपल साइज 16 से लगाकर 23 लिया है। अब देखिए सबसे पहला है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी 8 से लगा के 11 के बीच में आया है, बट हो सकता है किसी साल 12 भी आ जाए और किसी साल 8 से नीचे भी आ जाए, बट वो कुछ एक्सेप्शन ईयर होंगे। अदरवाइज जो मोटा मोटी आपका जो वेटेज है वो 8 से लगाकर 11 के बीच में है। उसके बाद आता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 से लगा के 6 नंबर का आता है। सिग्नल एंड सिस्टम 6 से लगा के 8 का आता है। अब देखो पिछले 2 सालों के पहले इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था, बट पिछले 2 सालों में इस सिग्नल एंड सिस्टम का वेटेज काफी बड़ा है।
इवन अगर मैं गेट 2023 की बात करूं तो सिग्नल एंड सिस्टम से 10 नंबर का आया है, बट मैंने यहाँ 10 नंबर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कभी कभी एक आध साल ऐसा आएगा जहां पे 10-11 नंबर तक पूछ लेते कोई सब्जेक्ट, बट वो कभी कभी आता है। अब आपकी किस्मत है, तो हमें छोड़ के तो कुछ नहीं जाना, पढ़ के पूरा जाना है ना। तो एक रेंज मैंने बता दी 6 से लगाकर 8। थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है, वेटेज बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरे सैंपल साइज में थोड़ा सा सिग्नल एंड सिस्टम का वेटेज बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो 8 से लगा के 11 नंबर का आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें, M1 M2 M3 जो पढ़ते हैं ना, M1 M2 M3 उसी का समराइज वर्जन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं और गेट का सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बना देते हैं, जो कि 13 से 15 नंबर का आता ही आता है। उसके बाद बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो 4 से लगा के 7 नंबर के बीच में आता है। चलो अब बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो ये है कोर सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है इलेक्ट्रिकल मशीन। ये सब्जेक्ट तो आपको आना ही आना चाहिए अगर आपका इलेक्ट्रिकल का ठप्पा लग चुका है। अगर आपके रिज्यूमे पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ठप्पा लग चुका है तो आप चाहे कोई भी इंटरव्यू दे, चाहे आप आईटी कंपनीज का इंटरव्यू दे, तो भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट में। उसके बाद बात करें पावर सिस्टम 10 से 12, 10 से 12, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 से 10, मेजरमेंट 2 से 3, ईएमएफटी 1 से 4, है ना। ईएमएफटी कभी कभी 5-6 भी आया है, बट एक आध साल ही आया है, बहुत ऐसा नहीं आया, तो इस वजह से मैंने 1 से लगा के 4 तक ही इसको एवरेज लिया है। एप्टीट्यूड इन इंग्लिश ये 15 नंबर का होता है, जिसमें आपके स्पेशल एप्टीट्यूड होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर कॉमन सेंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो कॉमन सेंस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना तैयारी के भी आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हो। तो इस तरीके से सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन मिला के 15 नंबर का होता है ये। तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पढ़ना कैसे है। तो मैं यहां पर, अगर आप जो भी व्यूअर है, जो भी लिसनर है, वो अगर एक ही लेवल पे होते तो मैं धड़ास से बोल देता कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। बट आप जो व्यूअर्स हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है आप में से बहुत सारे अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, बहुत सारे सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ ड्रॉपर होंगे, कुछ जॉब गोइंग स्टूडेंट भी होंगे। तो हर एक बंदे की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ग्रुप में बांटा है सब्जेक्ट्स को, है ना। सबसे पहले तो मैंने ग्रुप में बांटा है, तो ये है इजी एंड स्कोरिंग ग्रुप। यही जो सिलेबस है इसको मैंने थोड़ा सा ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप ए पहले करना है आपको, नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल एंड कंट्रोल, इजी एंड स्कोरिंग 25 से 30% का वेटेज है। ग्रुप बी में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर सब्जेक्ट आते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू पर्पज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप गेट के अलावा भी जो डिफरेंट एग्जाम्स देंगे ना, उनमें भी इन सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसलिए मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर सब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतर वे में तैयार करना है। थर्ड ग्रुप है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ये है मॉडरेट लेवल का, बट स्कोरिंग लो है, यहां से ज्यादा वेटेज का नहीं आता है, 10 से 15% का आता है। ये ग्रुप मैंने क्या बनाया है, स्पेशल, इसका कोई भी नाम नहीं दिया है, ये स्पेशल ग्रुप बनाया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ये आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये वाले सब्जेक्ट्स आप कभी भी इंडिपेंडेंटली कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अलग ग्रुप में बनाया। इसका अलग ग्रुप में बनाने का कारण अभी थोड़ी देर में और पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलना है। ग्रुप ए को पहले करेंगे, फिर ग्रुप बी को करेंगे, फिर ग्रुप सी को करेंगे, और इसको कहां करना है अभी मैं थोड़ी देर से बताता हूं। तो ये तो हो गया जनरल स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि जनरल स्टूडेंट्स को मैंने बोल दिया कि ग्रुप ए पहले कर लो, ग्रुप बी कर लो, फिर ग्रुप सी कर लो, और इस तरीके से कर लो। बट अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, तो क्या करे साहब, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पहले पढ़ना चाहिए, है ना। कोई स्टूडेंट ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के लिए क्या होना चाहिए, कोई स्टूडेंट जॉब गोइंग है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई थर्ड ईयर में तो क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट है। पता चले वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहा है और उसको सेमेस्टर में भी इलेक्ट्रिकल मशीन भी चल रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल मशीन बाद में पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। इस वजह से मैंने क्या किया है, ये सारे सब्जेक्ट को एक ट्री के फॉर्म में डिजाइन किया है। कैसे डिजाइन, देखो, सबसे पहले अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसको तो गेट की तैयारी अभी बहुत ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है। गेट की तैयारी को लेके वो अपना मजे से क्या करे, इंजीनियरिंग कॉलेज को जाने, और इंजीनियरिंग को जाने कि उसका वाकई में इंटरेस्ट है भी या नहीं है
है ना। और साथ में उसके सिलेबस में, चूंकि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसके सिलेबस में मैथमेटिक्स तो होगा ही होगा, मैथमेटिक्स होगा ही होगा। तो वो क्या करे, ज्यादा अभी अपना दिमाग ना चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 M2 जो उसके कॉलेज में भी है, और एक बार वो गेट का सिलेबस भी देख ले, एक बार वो गेट का सिलेबस भी देख ले। तो गेट के सिलेबस में उसको पता चल जाएंगे कौन कौन से टॉपिक पे मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, तब वो अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करे, और साथ में उन टॉपिक को ज्यादा फोकस से करे जो टॉपिक उसको गेट के सिलेबस में आगे काम आने वाले हैं। ठीक है। और अभी जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कोर्स है इसके पाटीदार सर का, वो 599 में अवेलेबल भी है, तो जाके बहुत अच्छे से उससे कर सकता है। बहुत ही जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है फर्स्ट ईयर वाले के लिए, तो ये सजेशन है। अब मान लीजिए कोई सेकेंड ईयर में होता है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है, तो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरी चालू हो जाता है, तो उसे प्रिपरेशन अपनी नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए। अब वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट नहीं करे, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है ना। तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट को मैथमेटिक्स M1 M2 M3 का एक हल्का फुल्का आइडिया आ चुका है, वो डायरेक्टली अब नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करे, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी उसके सिलेबस में भी है, कॉलेज के सिलेबस में भी रहेगा और गेट में भी पढ़ना है। अब वो वापस से अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से तैयारी चालू करता है, थोड़ी सी बोरिंग हो जाती प्रिपरेशन, तो उसको जो भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है उसको नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट भी अगर पहली बार अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो भी नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट को प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करनी है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सिग्नल एंड सिस्टम होना चाहिए। पिछले 2 साल पहले तक मैं सिग्नल को यहां नहीं रखता था, बट आप सिग्नल एंड सिस्टम पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका वेटेज भी ठीक ठाक हो गया है और ये बहुत सारी जगह पे बेसिक्स में काम भी आता है। तो सिग्नल एंड सिस्टम पहले कर लीजिए। अब जैसे मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया, तो जो जो सिग्नल के बेसिक्स लग रहे होंगे ना, वो मैंने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा दी है। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कई सारी जगह देखते हैं सिग्नल सबसे पहले करना है। हाँ, इसी वाले स्टूडेंट सिग्नल पहले कर लेंगे तो काफी हेल्प होगी, बट इलेक्ट्रिकल वाले अगर सिग्नल पहले करने लगेंगे ना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका प्रिपरेशन में। इसी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप नेटवर्क थ्योरी पढ़िए, बहुत मजा आएगा, डिजिटल पढ़िए, बहुत मजा आएगा, देन ऑटोमेटिक आप सिग्नल एंड सिस्टम को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे मैथमेटिक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे 4th नंबर पे पढ़ें, चाहे इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये मैंने एरो क्या बनाए हैं, नेटवर्क थ्योरी पर। अब देखो क्या हुआ, ये तो सीक्वेंस हुआ। अब किसी स्टूडेंट के सिलेबस में मान लीजिए जब कॉलेज में है वो, और इलेक्ट्रिकल मशीन भी चल रहा है साथ में सेमेस्टर में, तो वो स्टूडेंट चाहे तो नेटवर्क थ्योरी के बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ सकता है, तो उसका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन जब सेमेस्टर में आप रहोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 हिस्सों में आता है, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 और मशीन 2 तो आधा आधा हिस्सा कर ले, मशीन 1 वाला पढ़ ले, ट्रांसफार्मर डीसी पढ़ ले, तो उसके सेमेस्टर का भी काम हो गया, गेट का भी काम हो गया। वो फिर यहां तक इंतजार नहीं करे, वो नेटवर्क पढ़ ले, डिजिटल पढ़ ले, उसके बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि अगर नेटवर्क कर लिया तो इलेक्ट्रिकल मशीन आसानी से समझ सकता है। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें कि इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद ही पावर सिस्टम पढ़े। अब पावर सिस्टम में भी क्या है, पावर सिस्टम 1, PS1, PS2, और कई कॉलेज में अगर प्रोटेक्शन अलग से है तो PS3 भी चलता है ना, PS2, PS3। ठीक है। तो यहां पर भी आप ये कर सकते हैं कि नेटवर्क थ्योरी के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन M1 खत्म करके अगर पावर सिस्टम का पहला हिस्सा है तो पहला हिस्सा भी अपने सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ सकता है। इन शॉर्ट, कॉलेज में जो सिलेबस चल रहा है उसको ध्यान से देखो कि उसमें 3 सब्जेक्ट पता चले आपके गेट में कॉमन है, तो उन 3 सब्जेक्ट को नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद ही कवर करें। ऐसा नहीं करें कि सेमेस्टर में सर इलेक्ट्रिकल मशीन है, नेटवर्क थ्योरी पढ़ानी और डायरेक्टली मशीन चालू कर दी, ऐसा नहीं करना, ये तो मैंडेटरी है। इसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेटवर्क थ्योरी के बाद ही आपको, अच्छा इधर चलते हैं, अब सिग्नल के बाद क्या है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है आपको, है ना। अगर नॉर्मल सीक्वेंस से चल रहे हैं तो चौथे के बाद आपका क्या आ जाएगा, 5वां। सिग्नल के बाद कंट्रोल पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वैसे तो एस के पाटीदार सर ने कंट्रोल सिस्टम के अंदर सारा बेसिक जो सिग्नल का यूज होता है सब बता रखा है, लेप्लास किसका क्या है, सारा चीज बता रखा है। बट सिग्नल पढ़ लोगे तो उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये भी आपके कॉलेज में आई थिंक 5th या 6th सेमेस्टर में आता है, तो लेट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, 6ठा हो गया 7 हो गया, 8वां नेटवर्क थ्योरी के बाद एनालॉग पढ़ना है, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बिना नेटवर्क के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीख ही नहीं सकते आप।
क्योंकि इसमें छोटे छोटे नेटवर्क के काफी रूल लगेंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरी के बाद ही आपको एनालॉग हाथ लगाना है, और एनालॉग के बाद ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है, क्योंकि जो डिवाइसेस की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन वो एनालॉग में पढ़ चुके होंगे, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से रिलेट करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बचे हुए सब्जेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट में भी नेटवर्क का काफी रोल रहेगा। उसके बाद आप EMFT पढ़ सकते हैं। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश, देखिए ये क्या करना है आपको, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, एप्टी एंड इंग्लिश, इनको क्या करना है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ना है। अब देखो क्या हुआ, आप ये जो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ये इंडिपेंडेंटली कभी भी पढ़ सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि रोज का 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा भी नहीं निकले तो आधा घंटा निकालिए, आधा घंटा रोज एप्टीट्यूड को दीजिए। हम लोगों ने एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एप्टीट्यूड को दीजिए 30 मिनट डेली। और इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप रोजमर्रा की जो हॉलीवुड मूवी देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को इसलिए नहीं पढ़ना कि इंग्लिश सीखना है, न्यूज़पेपर को इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, तो रोजमर्रा में जो शब्द जो हमारे टकराते रहते हैं ना, वहीं वहां पे उस दिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो उन शब्दों से रिलेटेड चीजें आ जाएगी। तो स्पेसिफिक बहुत एडवांस तैयार करने की जरूरत नहीं, बट हम लोगों ने फिर भी इंग्लिश बहुत अच्छे से करवाया है आपको, ठीक है। तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश को ऐसा मानिए कि ये यार आपको क्या है कि रिफ्रेश करने के लिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। 30 मिनट डेली का एप्टीट्यूड और इंग्लिश का 1-1, 2-2 लेक्चर, 1-1, 2-2 लेक्चर या 1 लेक्चर डेली भी देखोगे तो अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा आप मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट ईयर का हो गया, खत्म हो गया, किसी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो मैथमेटिक्स में भी 1-1 यूनिट को टारगेट कर ले कि पहले मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ लेता हूं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेता हूं, फिर कैलकुलस पढ़ लेता हूं। तो 1-1 यूनिट को लेके वो बीच में 1 घंटा डेली का मैथमेटिक्स को दे सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें भूलोगे नहीं, है ना। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ लिया है तो 2 महीने बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, बहुत फ्रिक्वेंट रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती कंपेयर टू दिस सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए आप मैथमेटिक्स को भी तोड़ के पढ़ सकते हो, और एक साथ पढ़ना चाहो तो कभी भी पढ़ सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि इस सब्जेक्ट के बाद यही होगा, बाकी सब्जेक्ट में एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में फॉलो करना है आपको सीक्वेंस, और जैसा सीक्वेंस मैंने बताया वैसा ही। अब जो ड्रॉपर है या जॉब गोइंग स्टूडेंट है तो 1 2 3 वो तो डायरेक्टली चालू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए सारा चीज एक साथ फिनिश करे। जो कॉलेज में उनके लिए किस तरीके से इक्वेशन बैठती है, क्योंकि कई बार कॉलेज में स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि सिलेबस में सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डायरेक्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर देते हैं। अब पता चला वो नेटवर्क भी ढंग से नहीं पढ़ा, एनालॉग भी ठीक से नहीं पढ़ा, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, उसे लगेगा सब्जेक्ट तो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही टफ है, अरे छोड़ देते गेट के एग्जाम, डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो मजा आया, बाकी और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो सारे स्टूडेंट को मैंने कवर कर दिया लगभग। अब देखो क्या होता है, अब रिवीजन, पढ़ाई तो सभी करते हैं, एग्जाम वाले दिन किसको कितना याद होता है उसी के हिसाब से रैंक आता है, क्योंकि उस दिन तो ये 10-12 सब्जेक्ट एक साथ आने वाले हैं। अब एक साथ आने वाला है तो पहले से ही हमको तैयारी चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए रिवीजन, तो रिवीजन सबसे जरूरी चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। वो जैसे हम लोग क्या होता है, खाना खाते हैं ना, तो खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो खाना डाइजेस्ट हो, है ना, वो खाना हमारा डाइजेस्ट और हमारे शरीर को लगे। सिमिलरली जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे शरीर को लगे, मतलब इट मीन्स कि ब्रेन को लगे। तो इसीलिए डाइजेस्ट कंटेंट को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसको डाइजेस्ट करना, मतलब उसका रिवीजन करना। रिवीजन टेक्निक मैंने इस तरीके से रखी है कि कोई भी नया सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट जब उठाते हो तो उस पर 100% टाइम दोगे, 100% टाइम दोगे, है ना, उसको तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो जब नया ही पढ़ रहे हो पूरा का पूरा। जब एक सब्जेक्ट हो जाए, एक सब्जेक्ट फिनिश हो गया, सेकंड सब्जेक्ट पे आप पहुंच गए, तो सेकंड सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका स्टडी आवर्स है, जो भी आपका टाइम है, उसमें 80% टाइम नए वाले सब्जेक्ट को दोगे और 20% टाइम जो ऑलरेडी जो पढ़ लिया है ना, ये फर्स्ट सब्जेक्ट को दोगे, जो फर्स्ट पढ़ लिया। लेट अस सपोज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, सेकंड अभी पढ़ रहे हैं, तो सेकंड वाले को 80% टाइम और पुराने वाले को 20% टाइम रिवाइज करना है। जो भी टाइम है स्टडी आवर्स जिसके जैसे हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना। अब जैसे जैसे नया आते जाएगा तो इधर रिवीजन भी बढ़ते जाएगा, तो रिवीजन का टाइम भी बढ़ते जाएगा। तो ये आपका साथ में चलना चाहिए कि एक तरफ नया पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ उस कंटेंट को डाइजेस्ट कर रहे हो थ्रू रिवीजन।
और कितना टाइम अलॉट करना है, इस तरीके से चलता जाएगा। इधर जैसे जैसे नया खत्म होते जाएगा, इधर ओल्ड में सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे तो उसका टाइम भी बढ़ता जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करना, मजा आ जाएगा, आपको कोई भी अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर रिवाइज करेंगे, और फिर रिवाइज करने में आप रिवीजन नहीं कर रहे होते हो, आधी चीजें भूल जाओगे, वापस से दोबारा पढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसा कभी भी मैं नहीं सोचना कि सिलेबस पहले कंप्लीट करें फिर सब रिवाइज करेंगे, नहीं, साथ में चलना चाहिए, तभी आपके दिमाग को ज्यादा तेजी से याद रहेगा, है ना। और साथ में आपको एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैपिंग करना है। देखो एक सब्जेक्ट जब फिनिश हो गया, जब आप रिवीजन कर रहे हो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट तभी बनाइए एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके सारे न्यूमेरिकल लगा लो, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाओ, ताकि आपको ये अंदाजा रहेगा कि शॉर्ट नोट में क्या चीजें लिखना है और क्या नहीं लिखना है। कई बार स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट बना देते हैं, तो शॉर्ट नोट को भी क्या करते, सपोज करो 100 पेजेस का आपका सब्जेक्ट हुआ तो 50 पेज के तो शॉर्ट नोट बना दिए उसने। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए पूरा सब्जेक्ट हो जाए, क्वेश्चंस लगा लो, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाओगे तो वही चीजें आप शॉर्ट नोट में लिखोगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाना, उसके बाद शॉर्ट नोट के साथ साथ माइंड मैपिंग भी करना है। माइंड मैपिंग कैसे करना है कि उस शॉर्ट नोट में सपोज करो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रांसफार्मर का शॉर्ट नोट बनाया है ना, ट्रांसफार्मर का बनाया, ट्रांसफार्मर में अलग अलग चीजें पढ़ाई, तो माइंड मैपिंग में क्या करोगे, ट्रांसफार्मर लिखोगे, है ना, ऐसा गोला बनाओगे, और इस ट्रांसफार्मर में सोचो, दिमाग से सोचो कि इस ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, बिना कॉपी पेन खोले सिर्फ सोचो। सर ने पढ़ाया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सम बेसिक लॉज पढ़ाए थे, फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया था, फिर कुछ प्रैक्टिकलिटीज ऐड करी थी, फिर प्रैक्टिकल के बारे में, फिर OCSC टेस्ट हुए, फिर उसके बाद OCSC टेस्ट के बाद वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ाया सर ने, फिर इफिशियंसी के बारे में पढ़ाया, फिर यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया, फिर पैरेलल ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया, और तकरीबन हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर फिनिश हो गया। और यहीं पे छोटा छोटा जो जरूरी चीजें थी लिख ली। तो कुछ सेकंड, 1-2 मिनट 3 मिनट में ये पूरा माइंड मैपिंग से पूरा ट्रांसफार्मर आपके ब्रेन के सामने आ चुका है। दैट इज माइंड मैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बड़े एग्जाम में, क्योंकि ये गेट एग्जामिनेशन बड़ा एग्जाम है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहेगा। तो शॉर्ट नोट के साथ में माइंड मैपिंग भी कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक का बनाते जाइएगा। तो ये सारा काम इधर रिवीजन वाले सेक्शन में करोगे। शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे, एक दिन निकाल लिया, फिर शॉर्ट नोट बना लिया, एक दिन निकाल लिया, माइंड मैपिंग बना लिया। तो इस तरीके से साथ में सारी चीजें साथ में चलना चाहिए, चाहे छोटा छोटा टाइम दो। अब देखो एक डाउट और होता है स्टूडेंट को कि सर क्या हम 20% टाइम में, सपोज करो एक एग्जांपल ले लो, 4 घंटे का आपका पढ़ाई का टाइम है, उसका अगर हम लोग 20% ले ले तो एक थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि 1 घंटा आपने रिवीजन के लिए दिया। उस 1 घंटे में हो सकता है पूरा सब्जेक्ट आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको छोटा सा हिस्सा रिवाइज करना है, उसका छोटा सा हिस्सा, क्योंकि अगले दिन भी तो नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई नया सब्जेक्ट एक दिन में थोड़ी खत्म होगा। 15-20 दिन 25 दिन नया सब्जेक्ट चल रहा है, तो 25 दिन तक पुराना वाला रिवाइज होते जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड सब्जेक्ट जब चालू होगा तो आपका इधर फर्स्ट एंड सेकंड 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे इधर। फिर जब फोर्थ चलेगा तो इधर 3 हो जाएंगे। तो ये जो पहले वाले का रिवीजन तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। बाकी मैं डिटेल वीडियो बहुत बार बना चुका हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। और गाइस बिलीव करिए 2-3 सब्जेक्ट जब इस पैटर्न में चलेंगे ना, उसके बाद आप अलग लेवल पर सोचना स्टार्ट कर दोगे, अलग लेवल, आपको भीड़ से अलग हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि सर कितने दिन या हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट फॉर कोर्स कंप्लीशन, कोर्स इस गेट के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम सफिशिएंट होता है। तो इसके लिए भी मैंने अलग अलग स्टेजेस दिए, क्योंकि अलग अलग स्टेज का क्राउड है। 8 महीने उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉपर है या फिर फाइनल ईयर में है, या थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखा है मैंने, थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जो 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी कर चुके, पहले से तैयारी चालू कर दी थी जिनने, वो लोगों के लिए भी 8 मंथ का टाइम सफिशिएंट है। 8 मंथ के अंदर गेट का सिलेबस कवर कर सकते हो। 15 मंथ चाहिए थर्ड ईयर। कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट और एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि 15 महीने का टाइम तो लगेगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके, क्योंकि थर्ड ईयर में कॉलेज का भी काम होता है। ऐसा नहीं कि प्योरली वो सिर्फ गेट के लिए डेडिकेटेड है। अगर थर्ड ईयर का स्टूडेंट प्योरली डेडिकेटेड है, उसको कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है, तो 8 महीने कर सकता है। अदरवाइज एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ में 15 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को 18 महीने देने पड़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर चाहता है
तकरीबन 24 मंथ मतलब 2 साल का टाइम उसको लगेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे सब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिसका टाइम आएगा तभी का एग्जाम दे पाएगा ना, फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम दे नहीं पाएगा, सेकेंड ईयर में नहीं दे पाएगा, थर्ड ईयर में देगा, तो 2 साल उसको सफिशिएंट टाइम में तैयारी करे अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने टाइम फ्रेम बता दिया, अब शायद थोड़ा सा दिमाग में क्लियरिटी आ रही होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगर कि सर स्टडी मटेरियल क्या चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि सर बुक बता दीजिए गेट का, उससे हम तैयारी कर ले, या ये बता दीजिए वो बता दीजिए, क्या कर लें। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो किताबों से आप तैयारी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट टाइम बहुत लग जाएगा। कोई अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना, तो वो स्टैंडर्ड किताब उठा सकता है, और हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों ने स्टैंडर्ड किताब ऑलरेडी बता रखा है, उन स्टैंडर्ड किताबों से फॉलो करके पढ़ सकता है। बट इस कंपटीशन वाले माहौल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक गुड क्वालिटी का वीडियो कोर्स ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, है ना। सिर्फ जी सेंटर का ही नहीं बोल रहा हूं, बट हमने जी सेंटर पे जो कराया वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो कोर्स के अंदर हम लोगों ने 3000 प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, 3000 प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं इस पूरे वीडियो कोर्स में, चाहे वो उसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो। इवन मैंने तो कम बताया है, 3500 प्लस है, इलेक्ट्रिकल में तो 3500 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं, और साथ में आधे घंटे की वीडियो रखें ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे। और इसका पूरा पैकेज अलग अलग कैटेगरी में, 1 मंथ कैटेगरी में भी अवेलेबल है, 3 मंथ में भी अवेलेबल है, 6 मंथ में भी अवेलेबल है, 1 ईयर में भी अवेलेबल है, 2 ईयर में भी अवेलेबल है, और 3 ईयर में भी अवेलेबल है। पूरे सारे 10 से 12 सब्जेक्ट का पैकेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, विथ EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल। पे लेटर का एक ऑप्शन होगा, वहां पे EMI भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल करा रखे हैं हम लोगों ने। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी, उसमें भी 2 कैटेगरी, सपोर्ट कैटेगरी 1000 रुपए के अंदर कर रखे हैं कुछ सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट 2000 से 3000 के बीच में है, ठीक है, ताकि ये आपका हमारा सिस्टम भी ठीक ठाक चल सके। और ये सपोर्ट कैटेगरी में 8-10 सब्जेक्ट हमने 1000 के नीचे रख रखे हैं ताकि इनिशियल प्रिपरेशन में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो। तो जी सेंटर पे हम लोगों ने सारे स्टूडेंट की कैटेगरी का ध्यान रखा है, जिसको जो लेना है वो ले सकता है, ठीक है, अपने अपने स्टेज के हिसाब से। क्योंकि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट तो हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए भी हमारे कोर्स लेते हैं। कई सारे जो डिप्लोमा में जो टीचिंग कर रहे हैं वो प्रोफेसर भी हमारा कोर्स लेते हैं ताकि वो बेहतर वे में डील कर सके अपने कॉलेज में, ठीक है। तो इसलिए बहुत वैरायटी, इस वजह से सारी वैरायटी के कोर्सेस हम लोगों ने जी सेंटर के ऐप पे रख रखे हैं। बाकी और भी कोई वीडियो कोर्स आपको जो जहां से ठीक लगे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के PYQ, पिछले कोई हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, आप उसके PYQ तो आपको आने ही चाहिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने गेट PYQ का टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में, गेट बुक सीरीज है ना, ये PYQ को हम लोगों ने टेस्ट फॉर्मेट में हमारे एप्लीकेशन पे बना दिया है, जो कि इन फुल कोर्सेज के साथ में आपको मिलता है। तो वहां से भी आप दे सकते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड किताब हो, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का आपके पास PYQ रखा हो तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट गेट PYQ करके जाना है। तीसरा है रिवीजन, जैसा मैंने बताया वो करना ही है आपको। चौथा है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब है टेस्ट सीरीज, एक डिसेंट सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और मैं ओपनली बोलता हूं कि मेडिजी या एस अकेडमी का टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास 20-25 सालों का अनुभव है टेस्ट बनाने का, और उनके पास उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, ताकि आपको रियल आपका इवैल्यूएशन पता चले कि आप कितना पानी में है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और एक टेस्ट सीरीज इनफ होती है। कई बार स्टूडेंट पूछते 2 से 3 तो सही नहीं जरूरी, एक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है। तो समझ में आया स्टडी मटेरियल क्या है, मतलब है एक गुड क्वालिटी वीडियो कोर्स होना चाहिए, गेट PYQ, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का होगा कि सर डेली कितना पढ़ना है ये बता दीजिए। बाकी सब तो ठीक है, गेट जब होगा डेली क्या कर रहे हैं सर, डेली समझ में नहीं आ रहा। अब देखो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज गोइंग, ड्रॉपर और जॉब। इनके अलावा तो कोई नहीं है, या तो जॉब कर रहा होगा, या ड्रॉपर होगा, या कॉलेज गोइंग होगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, इसलिए 4-5 घंटे ही उसको देना है, और वीकेंड में वो सैटरडे संडे को ज्यादा दे सकता है, बट डेली 4 घंटे 5 घंटे, 2 घंटे सुबह दे दे, 2 घंटे शाम को दे दे। और कॉलेज टाइम में भी एक आध लेक्चर बंक करके पढ़ सकता है, वो टीचर अटेंडेंस ले रहा है तब रिवीजन कर सकता है। तो ये तो यार स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टाइम, कॉलेज का टाइम किस तरीके से वो चुरा के यूज करेगा। बट उसे 4-5 घंटे मिलते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, वो पढ़े इसमें। ड्रॉपर स्टूडेंट, भाई ड्रॉप ही काय के लिए लिया हमने, पढ़ने के लिए लिया है ना। हमारा प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, स्टूडेंट तो पढ़ना ही है। तो ड्रॉपर स्टूडेंट को 8 से 10 पढ़ना चाहिए, बट इफेक्टिवली मतलब कि आपका ध्यान कहीं उधर नहीं है, इफेक्टिवली 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। और जॉब वाले स्टूडेंट है
उनको देखो, जॉब वाले स्टूडेंट के साथ में क्या दिक्कत होती है, जैसे मैं बोल दूं कि 3.5 से 4 घंटे रोज पढ़ना है, बट ये स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी दिन जोश में आते हैं, उस दिन पढ़ लेते 2-3 दिन, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि जॉब में भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग पॉलिटिक्स है, कभी क्या चल रहा है कभी क्या चल रहा है, समझता हूं मैं, आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है। आपको एक काम करना है, अपने डेली शेड्यूल में एक चेंज करना है कि इस 3.5-4 घंटे के शेड्यूल को 2 हिस्सों में तोड़ो। 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ाई करो, क्योंकि उस सुबह क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, ऑफिस की किचकिच से बिल्कुल दूर होता है। सुबह उठे 2 घंटे से पढ़ाई करो, जो कि नया कंटेंट पढ़ रहे हो, और जब ऑफिस से आ जाओ तो शाम के टाइम पे 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम लेके जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और साथ में उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दिन भर ऑफिस से थका हुआ दिमाग है, तो शाम को बढ़िया से नहा के, क्योंकि नहाने से क्या होता है, एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाता है, उसके बाद आप 1-1.5 घंटे अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। थ्योरी सुबह, शाम को न्यूमेरिकल, इस तरीके से, और कंटिन्यूटी में होना चाहिए ये सारे के सारे नंबर ऑफ आवर्स, है ना। ऐसा नहीं कि अभी जोश में आए और एकदम बोले सर क्या बात कर, हम तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और 2-3 दिन 4 दिन पढ़ोगे 12 घंटे, उसके बाद नहीं। इसलिए मैंने वही आवर्स बताए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और इनको कंटिन्यूटी के साथ में रखना है ना, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर इन सारी चीज के बाद भी क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं सर, ऐसा डाउट होता है हमारे मन में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट वो इंसानी होंगे, वो आपके जैसे स्टूडेंट ही तो होंगे, आप में से ही तो कोई सिलेक्ट होगा, कोई मंगल ग्रह से आके थोड़ी सिलेक्ट होगा इस एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यार मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक आपको भरोसा ही नहीं होगा, आप सिर्फ तैयारी करते जाएंगे। और मैं एक चीज बोलूं आपको कि आप सबसे पहले सिलेक्ट होगा नहीं होगा, प्लानिंग ये वो सब साइड में कर दीजिए। आप पहला सब्जेक्ट उठाइए, पहला सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी को उठाइए, नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क थ्योरी को उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी मत सोचिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार पढ़ाई में मन लगेगा, है ना, बाकी आगे की चीजों को नहीं सोचना। अगले 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, नेटवर्क थ्योरी को उठाओ और पढ़ाई करो। जब पढ़ोगे न्यूमेरिकल बनेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को समझ के और न्यूमेरिकल बनेंगे, और अच्छे से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर का इनर इंजीनियरिंग पे वर्क चालू हो जाएगा, और आपको इनर मोटिवेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मजा आने लगेगा, इन्वॉल्व होने लगोगे आप अपने सब्जेक्ट्स में, और आपको एक सब्जेक्ट खत्म करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, फिर लगेगा कि यार पीछे क्या चीजें भूल गए, फिर रिवीजन पे आओगे, रिवीजन साथ साथ में रिवीजन भी चल रहा है बट किसी दिन नहीं हुआ, फिर रिवीजन करोगे, रिवीजन फिर डिमोटिवेशन से फिर मोटिवेशन आएगा, फिर 7, 8, 10 सब्जेक्ट होंगे, फिर डिमोटिवेशन आएगा, फिर मोटिवेशन आएगा, इस तरीके का साइकिल चलता रहेगा। तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो पहली चीज तो ये कर लीजिए, अगर आपने काम किया है, अगर आपने मेहनत करी है तो सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। सक्सेस लेट हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं है, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि फल उसी के साथ में लगा हुआ है। इसलिए तो बोलते कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्यों नहीं करी चिंता, करना है चिंता तो, बट चिंता इसलिए नहीं करना क्योंकि फल उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको अपना काम करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ना दाएं बाएं मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मत सोचो, सिलेबस है आपके सामने, वीडियो कोर्स है, सारा चीज है। पहला सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, एक सब्जेक्ट फिनिश होगा, ऑटोमेटिक चीजें डेवलप होती जाएगी आपके अंदर। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन लेक्चर देके उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को एक्शंस के अंदर नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक किसी भी मोटिवेशन वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो पूरा जानकारी ले चुके इस वीडियो में, खुद पे भरोसा रखो, और मैं यकीन से बोलता हूं कि किसी ने हर दिन कंटिन्यूटी के साथ 4, 5, 6 घंटे अगर लगत मेहनत करते जाओगे, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन सारी चीजें होगी। बट शर्तें हैं कि कंटिन्यूसली आपको लगा रहना है, क्योंकि ऊपर वाले ने यहाँ पर आपके लिए एक पोटली में सब कुछ बांध रखा है, बट हमारी रफ्तार वहाँ तक पहुँचे तो सही, उसके नीचे तो पहुँचना पड़ेगा ना, जहाँ पे ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बना रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ओवर द टाइम बहुत सारे, इतने 7, 8, 10 सालों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि जिसने पेशेंस रखा है, कंटिन्यूस एफर्ट डाले हैं, वो ऐसा हुआ ही नहीं कि कंटिन्यूस एफर्ट डालने वाला कभी फेल्योर हुआ है, एक ना एक दिन मिलता है। बट हाँ, थोड़ा सा सक्सेस की जो सीढ़ी है वो काफ़ी छोटी है, अपॉर्चुनिटी कम है, तो जो पहले चढ़ेगा उसको पहले नंबर आएगा, तो हमको थोड़ा वेट करना है, हमारा जब नंबर आएगा तब हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ आप तैयारी करो, एकदम पॉजिटिव प्रेशर लेके करो, निगेटिव प्रेशर नहीं, क्या होगा भविष्य की चिंता इतना मत करो, अगले 2-3 घंटे की चिंता करो बस,
कि अगले 2 घंटे मुझे वेस्ट नहीं करना, यूजफुल बनाना है। बाकी कल क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमारी जिंदगी क्या होगी, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, सब कुछ नहीं सोचना है। अगले 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अगले 2 घंटे का प्लान बनाओ और उसको यूज करो। ऑटोमेटिक सब अपने अपने जगह पे सेटअप होने लगेगा। 1 महीना पढ़ाई करो, यकीन करो कि ये जिस सीक्वेंस से मैंने बताया, एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ करना स्टार्ट करोगे, रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और भी आपको कुछ मुझसे कांटेक्ट करना है, जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पर आप अपनी कोई भी क्वेरीज डाल सकते हो। कोई भी जॉब गोइंग स्टूडेंट, बिगिनर्स, जैसा तैयारी करना हो, क्या करना हो, तैयारी से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड मैं फ्रिक्वेंटली बात करता हूं। चैट बॉक्स पे ऑडियो ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑडियो फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल पे फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि शूटिंग भी चलती है, बट आप ऑफिस पे फोन करके टाइम ले सकते हैं। कभी कभी मैं भी फोन उठा लेता हूं, ठीक है, बट चैट बॉक्स सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जब भी हमें टाइम दिखेगा वहां पे आपका रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है गाइस, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दी है, अब ज़्यादा सोचने का नहीं है, सिर्फ करने का टाइम है। ठीक है, तो हमारी तरफ से, पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 70,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। छोटी सी शुरुआत करी थी और 70,000 तक आ गए हैं, और अभी तो और दूर जाना है। आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम एक इंडिविजुअल एंटिटी बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।